ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। अपने कार्यक्रम 22 की ख्वाहिश को लेकर प्रतिपक्ष संवाद इस वक्त है बागेश्वर विधानसभा के कौसानी में, और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं एक वरिष्ठ जन जो अपनी कुछ समस्याएं बताएंगे, इस क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो उनसे करते हैं एक खास बातचीत। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भुवन मोहन भट्ट है। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम सभी ने सुना। आपके अच्छे दिन आ गए? नहीं, मेरा तो ऐसा रहा, मेरी कहानी बड़ी विचित्र रही। मेरे अच्छे दिन तो मुझे लगता है कि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी रहेगी, मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आप या बहुजन समाज पार्टी, इनसे कोई वो नहीं है, और मुझे तो नहीं लगता कि अच्छे दिन आएंगे। मैं आपको अपनी अगर कहानी सुनाऊं मेरे साथ क्या आप बीती हुई, तो आप भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको भी पैरों वो दांतों तले आप अंगुली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं वैसे सन 84 में मैंने बीटेक की एजुकेशन ली है, और मैंने 18 साल उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम में एज ए सहायक अभियंता काम किया है। उसके बाद जब उत्तराखंड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमें वीआरएस दे के एक झुंझुना सा पकड़ा दिया था, जब कि मेरी उम्र उस टाइम पर 29 साल की थी और मैं बेरोज़गार हो गया। और यहाँ पर सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हों, कांग्रेस की हों, ये सरकारें आई, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि हम 38 साल में मैं बेरोज़गार हो गया और मेरे बच्चे उस टाइम पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले थे और मैं मजबूर हो गया, मैं सड़क पर आ गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय सांसद अजय भट्ट जी, इनसे मेरे घरेलू संबंध हैं। लेकिन मैं आज भी जहाँ पर मैं 2003 में मैं नौकरी से बाहर हुआ था, आज भी उसी स्थिति में हूँ। मेरी दशा में तो कोई सुधार नहीं आया है, मैं बिल्कुल ओपन होकर कहने को तैयार हूँ। आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं वर्तमान अजय टम्टा जी, वो तो केंद्र में कपड़ा राज्य मंत्री भी रहे हैं, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही एक बहुत बड़ा पद उन्होंने धारण किया था। तो उन्होंने अपनी जगह के लिए क्या काम किया? मेरे हिसाब से तो कोई काम, मेरे लिए तो कोई काम नहीं किया, और न तो टेक्सटाइल के लिए मुझे तो इतना, उत्तराखंड मैंने भी देखा है, उत्तराखंड में तो टेक्सटाइल से संबंधित कोई काम उनके द्वारा नहीं किए गए। अगर कोई व्यक्ति टेक्सटाइल की नॉलेज रखता है, उसे ज्ञान है टेक्सटाइल का, तो क्या संभावनाएं हैं उत्तराखंड में उसे यूटिलाइज करने की? हाँ, उसको यूटिलाइज़ करने की संभावनाएं हैं। जैसे रुद्रपुर में टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं। मैं इन लोगों के पास, विधायक जी के पास भी गया, माननीय रानीखेत के विधायक थे उस टाइम पर, अजय भट्ट जी के पास भी गया कि साहब मेरे कुछ बच्चों का गुजारा चल जाएगा, मुझे नौकरी पर लगवा दो, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, 18 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन नेताओं का तो ये रहता है कि इधर से सुना और इधर से निकाला। फिलहाल मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं दी, और जबकि मैं इनसे ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और इनसे मेरे घरेलू ताल्लुकात भी थे। उत्तराखंड की बात करी जाती है तो यहाँ के बहुत सारे वस्त्र ऐसे हैं जो फेमस हैं। यहाँ कहीं दूर दराज के इलाके भी ऐसे हैं जो तिब्बत बॉर्डर के इलाके हैं, जहाँ बहुत अच्छा ऊन बनता है। तो क्या उस ऊन को बाहर भी पहुँचाया जाता है कि वो अंदर ही खप जाता है? वो इतनी तो मेरे को जानकारी नहीं है। वहाँ कालीन वालीन का वो है, और जो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, वो केवल कॉटन्स को स्पिन करके यार्न बनाने तक की टेक्नोलॉजी मेरे पास है। क्योंकि उसके बाद फिर उसमें अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे टेक्सटाइल में भी 3 तरह की इंजीनियरिंग होती है। एक तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी होती है, तो मैं तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से था, मुझे केवल इतना ज्ञान था कि हाउ टू स्पिन द यार्न। और उसके बाद वीविंग, कपड़ा कैसे बनाया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसका कोर्स अलग होते हैं। फिर उसके बाद एक और होता है मैन मेड फाइबर टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, जैसे हम्प है, जूट है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, जो मैन मेड फाइबर्स है उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। एक फिर डाइंग एंड प्रिंटिंग का कोर्स होता है, उसमें भी बीटेक कराया जाता है, वो कि कैसे कपड़ों में प्रिंटिंग की जाती है, कैसे डाई की जाती है। तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी था, तो मुझे यहाँ तक का ज्ञान है कि हाउ टू स्पिन द यार्न, कैसे कॉटन को यार्न तक लाते हैं, कैसे यार्न बनता है। उसके बाद फिर दूसरा स्पेशलिस्ट उसको वीविंग उसकी करता है। हाउ टू स्पिन द यार्न आपको पता है, तो क्या आपने इस ज्ञान को यहाँ के युवाओं के साथ या यहाँ के लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करी कि आप एक ऐसा अभियान चलाएं या एक ऐसा एनजीओ चलाएं जो यार्न पे काम करे, जो यहाँ पर एक लोकल धागा प्रोड्यूस करे और उसी का उत्पाद तैयार हो? मैंने कोशिश की, लेकिन इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो पैसे के अभाव में मैं पीछे हट गया। सरकार लोन तो देती है? सरकार लोन देती है। अभी मैं आपको एक छोटा सा, आप लोन की, सरकार की तो बहुत बहुत चीज़ें होती है। अभी मुझे एक होम स्टे बनाना था,
और मैं उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए लोन की ज़रूरत थी। मेरा जिलाधिकारी ने इंटरव्यू भी लिया और उसके बाद भी पर्यटन अधिकारी से कहा भाई इनको लोन सैंक्शन कराइए। आज 4 महीने हो गए पर्यटन अधिकारी ने, जबकि बैंक वालों ने पहले परेशान किया मुझे, फिर स्टेट बैंक राजी हुआ मुझे लोन देने के लिए, तो अभी भी पर्यटन अधिकारी ने वो फाइल दबा के रखी हुई है। तो ये सिस्टम यहाँ ऐसा है, करप्शन इतना ज़्यादा है। मैं तो देख रहा हूँ जब ये उत्तराखंड बना है तब से करप्शन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ फील्ड में। तो इसकी कोई शिकायत नहीं है? आपने कोई शिकायत नहीं करी इसकी कि आपकी फ़ाइल इतने समय से दबाई गई है? उत्तराखंड की सरकार तो होम स्टे योजना की बात करती है। वो कहती है कि जो भी पहाड़ी रीति रिवाज से बने हुए घर हैं या फिर जो भी दूर दराज के घर हैं उन पे हम होम स्टे बनाएंगे, एक पहाड़ी कल्चर को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। उसकी शिकायत करने के मूड में हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। वो शिकायत करने के लिए मुझे बागेश्वर जाना पड़ता है और वहाँ फिर मुझे कम से कम 100 रुपया आने का, 100 रुपया जाने का किराया देना पड़ता है। रात में होटल में रुकना पड़ता है। फिर वो दूसरे दिन अधिकारी से मिले तो वही ढाक के 3 पात, और वो पैसा भी मेरा वो होता है। इसको मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं बागेश्वर जाऊं और 500 रुपया खर्च करूं होटल में रुकने का, प्लस आने का, प्लस जाने का। तो इतनी अभी मेरे पास मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूं मैं जाऊंगा जिलाधिकारी जी से भी बात करूंगा कि साहब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और आपने आदेश दिए थे पर्यटन अधिकारी को कि भाई इनकी फाइल को मूव कराइए, लेकिन पर्यटन अधिकारी अभी चुप बैठे हुए हैं। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, ये वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम सरकारों की जिम्मेदारी की बात करते हैं, पर एज ए कॉमन मैन हमारी भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हर किसी ग्रामवासी या फिर हर किसी प्रदेशवासी को निभानी चाहिए और वो अभी तक उनसे बचता हुआ आ रहा है? हमारी पहले फंडामेंटल जो ड्यूटी है मेरे हिसाब से तो यह है कि जो सरकार द्वारा अभी मैं जो देख रहा हूँ, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया। सरकार से तो पैसा खूब आ रहा है, लेकिन वो फील्ड में हम उसको नहीं देख रहे कि वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। हम केवल उसको मेरी जो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार पैसा भेज रही है पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, वो उस फंड में लगना चाहिए। तो मैं इसकी बार बार मैं शिकायत भी करता हूँ। जैसे मैंने पिछली बारी ग्राम सभा में मैंने विगत 5 सालों में ग्राम सभा ने क्या कार्य किए, वो जो उनका सरकारी पोर्टल है उस पोर्टल पर चेक किया कि भाई क्या क्या काम हुए। तो उसमें जनप्रतिनिधि ने सरकार को गुमराह करने के लिए क्या है, सीसी मार्ग निर्माण 2 लाख रुपया कहाँ बना है, कोई मतलब नहीं। तो मैंने फिर उनसे आरटीआई के तहत मैंने सूचना मांगी, ग्राम विकास अधिकारी से मैंने सूचना मांगी। ग्राम विकास अधिकारी ने आज 9 महीने हो गए मुझे सूचना का कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने एक रिमाइंडर भेजा, उस रिमाइंडर का भी कोई उत्तर नहीं दिया कि कहाँ पर क्या काम हुए। मैंने उसका भौतिक सत्यापन करने की कोशिश की। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी निभा ही रहा हूँ और लोगों का बुरा भी बन रहा हूँ। बुरा बन रहे हैं लोगों का, ऐसा क्यों? लोग तो चाहते ही हैं कि हर किसी का विकास हो, सत्य सामने आए। तो फिर सत्य से भागने की क्या ज़रूरत है? कल हम एक अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी जो कि रोड किनारे ही घूम रहे थे, अस्पताल ऊपर था, तो हमने उनसे इंटरव्यू के लिए कुछ बात करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि हमें ये सब अलाउ नहीं है। तो ये सत्ता का इतना खौफ क्यों है लोगों में? मुझे तो नहीं है सत्ता का खौफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जिस विगत जो प्रधान रहे उनके बारे में मैं कहूँगा भाई इनने काम नहीं किया, इन्होंने पोर्टल पे दिखाया तो उनका मैं बुरा बना। ग्राम विकास अधिकारी भी आंखें चढ़ाए रहेगा मेरे से कि मेरी शिकायत कर रहा है, क्योंकि ये लोग तो मलाई खा चुके हैं ना अभी। अब मलाई खाने के बाद इनकी मलाई को हम कह रहे हैं कि क्यों मलाई खाई तुमने, कहाँ पर वो किया, तो इनको बुरा तो लगेगा ही। अब मेरे से प्रतिदेश की भावना तो रखेंगे, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, तो मानव प्रवृत्ति है। इनको मलाई बनाने कौन देता है? गाँव वाले ही तो इनको मलाई बनाने का समय देते हैं ना। गांव में देखो ऐसा है, एक तो ये पूरी प्रॉपर जानकारियां गांव वालों को नहीं रहती हैं कि हमारे गांव में, वैसे तो एक गांव वाले, एक ग्रामीण का ये कर्तव्य होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी ग्राम सभा में कितना पैसा आया है, लेकिन नोबडी नोज, किसी को पता नहीं है। तो इतने सोए हुए ग्रामीण आखिर क्यों हैं? इसको आप ये समझ लिए कि अपने अपने कामों में मस्त हैं। जो जिनकी थोड़ा बहुत सोर्स हैं उनके काम हो जाते हैं तो वो इसलिए चुप हैं। जो ज़्यादा बोलने वाला रहता है या जो ज़्यादा कंप्लेंट और इस तरीके करता है तो उसका भी मुंह बंद करा दिया जाता है। फिलहाल जो गरीब तबके का आदमी है उसको वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहता है, उसको पता नहीं रहता कि क्या हमारी ग्राम सभा में काम आया है, कितना पैसा आया है, कहाँ काम होना है, ये सब चीज़ उनको पता नहीं है। तो उसका ये नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा मनी डिस्ट्रीब्यूशन पे। मनी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किस आदमी के पास कितना पैसा है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्षेत्र में हम कहते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपया है, लेकिन पता लगा कि 50 लाख रुपया तो एक ही व्यक्ति के पास है और बाकी 50 लाख जो है वो बाकी जनता के पास है। तो आपके क्षेत्र में मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? ऐसा तो नहीं कि एक ही आदमी कई सारी चीज़ों का व्यवसाय कर रहा है और वही धन संचित कर रहा है? यहाँ पर फ़िलहाल मेरी नज़रों में तो ऐसा फ़िलहाल कोई नहीं है। सभी लगभग मध्यम वर्गीय ही हैं, 2-4 लोग हैं तो वो अपना उनका एक बिजनेस है, उसी से पैसा वो कर रहे हैं। फ़िलहाल लगभग सभी मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ पर है।
कौसानी में कई सारे बाहर से भी लोग आते हैं, बिहार के लोग आते हैं, नेपाली भी देखे जाते हैं जो काम करने के लिए आते हैं, तो उनको क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती है? क्योंकि प्रवासियों के लिए या फिर दूसरे राज्यों के लोगों के लिए भी सुविधाओं का प्रावधान है कि उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो भी उत्तराखंड की एक तरीके से रीढ़ बने हुए हैं। कहते हैं कि बिहारी ही यहाँ पर अच्छा घर बना पाते हैं, नेपाली यहाँ के जो बोझ को है उसको धारण किए हुए हैं, तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? क्या उनके लिए कोई ऐसे आवास वगैरह बने हुए हैं? नहीं, यहाँ पर कोई उनके लिए कोई ऐसी सुविधाएं नहीं। वो तो मजदूर की तरह रहते हैं बेचारे, और अपना उनने पैसा वैसा जो कमाया वो अपना घर भेजा, घर उनका चलता है। बाकी उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं। एक कमरे में 6 बिहारी भी रहते हैं, 6 नेपाली भी रहते हैं। उनके पास कोई चूल्हा नहीं है, लकड़ी से बेचारे आग जलाते हैं। कंबल नहीं है उनके पास ओढ़ने के लिए। ऐसी कोई सुविधाएं मैंने तो नहीं देखी। और कोई किसी और फंड से कोई देता हो तो वो पता नहीं है। फिलहाल मैंने नहीं देखा कि उनके लिए कोई ऐसी विशेष सुविधाएँ यहाँ पर हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं? कोई अच्छा अस्पताल है? अस्पताल एक छोटा सा एक डिस्पेंसरी जिसको कह सकते हैं वो है। उसमें 1-2 डॉक्टर हैं, एक आयुर्वेदिक एक एलोपैथिक डॉक्टर है। झोला छाप डॉक्टर कितने हैं यहाँ पर? झोला छाप डॉक्टरों के मुझे जानकारी नहीं, शायद नहीं है कोई। क्योंकि पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या है झोला छाप डॉक्टरों की, जिनके पास डिग्री नहीं है पर वो डॉक्टर बन जाते हैं। समस्याओं को उनका कहना होता है कि अगर कोई समाधान करने के लिए नहीं है तो हम समाधान करेंगे। ये बात नैतिकता से सही है, पर इसी तरह अगर हर कोई ये बीड़ा उठा लेगा कि स्वास्थ्य को मैं ही ठीक करूंगा, तो ऐसे में कभी कभी बीमारियों का प्रसार होने का भी खतरा रहता है। तो ये स्वास्थ्य विभाग की कमी है और ये सरकार की कमियां हैं कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों को शरण दे रखी है तुमने। ये तो सीएमओ को देखना चाहिए कि भाई तुम्हारे इलाके में कितने झोला छाप डॉक्टर है। सीएमओ की नॉलेज में नहीं है ये क्या? सीएमओ की नॉलेज में सब है कि कहाँ का झोला छाप डॉक्टर हैं, और उसके बाद उनको सह मिली हुई तो कर रहे हैं अपना, वो अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं। ऐसी दवा दे के पैरासीटामॉल और ये मॉल दे के 2-4 इंजेक्शन उनने सेप्रोमाइसिन आइसोमाइसिन जो कुछ भी है इंजेक्शन वो करके, ब्लड प्रेशर की एटेनॉल, किसी ने कहा मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, उसने कहा एटेनॉल खा लो। अब ठीक है, उसमें तो जान जोखिम में रहेगी। ये तो सरकार, ये जनता कैसी देखेगी? ये तो सरकार और उसके प्रतिनिधि और सीएमओ, खासतौर पर सीएमओ की ड्यूटी होती है कि सीएमओ को देखना चाहिए। कौसानी में रोजगार की संभावनाओं में टूरिज्म के अलावा और क्या है? यहाँ पर टूरिज्म के अलावा रोज़गार तो पहले तो स्वरोजगार होता था। लोग बाग कुछ अपने साग सब्जियां और इससे अपना ही वो कर लेते थे, जो आज हल्द्वानी पर डिपेंड है। ये एक ककड़ी पर, एक लौकी पर, एक कद्दू पर, हल्द्वानी पर डिपेंड हैं। पहले कम से कम ये तो आज जेब से पैसा निकाल के हमें हल्द्वानी से सामान खरीदना पड़ा। ककड़ी, कद्दू, बैगन, भिंडी तो पहले ये होता था कि लोग खुद ही यहाँ पर पैदा कर लेते थे। लेकिन अब बंदर और सुअरों ने ऐसा कर दिया है कि सब ने सबकी खेतियाँ बंजर हैं। सब लोगों ने हाथ खड़े कर लिया है। कोई भी आदमी आज इस जो सीज़न चल रहा है इस टाइम पर लाही पालक इतना हुआ करता था कि खुद मेरे यहाँ इतना होता था कि जो भी मेहमान आते थे मैं उनको झोलू में भर के देता था, ले जाओ भैया आप शाम को सब्जी बनाना। आज मैं भी हल्द्वानी पर डिपेंड हूँ। क्यों? बंदर और सुअरों ने। यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि बंदर और सुअरों की वजह से ही 50% आदमी पलायित हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये समस्या का निदान कब होगा? बंदर और सुअर की समस्या को हम पूरे पहाड़ में सुनते हुए आ रहे हैं और किसी का भी ये कहना नहीं है कि ये समस्या कभी जाएगी या फिर ये समस्या कभी दूर होगी। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उनका कई बार सुअरों से सामना भी हो चुका है। वो दिन दहाड़े भी आ जाते हैं और पूरी की पूरी फसल को बर्बाद करके रख देते हैं। तो कब इस समस्या का निदान होगा? मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का निदान होगा, क्योंकि सरकार ने अपने कानों पर अंगुली डाल रखी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उनने कानों पर अंगुली डाल रखी है। मैंने भी कई बार अपने व्यक्तिगत रूप से मैंने इवन यहाँ तक कि आज से 5 साल पहले एक सेमिनार लगा हुआ था लौबाज में। वहाँ पर उद्यान सचिव आए थे, मैंने उनको रिटर्न में दिया था कि सर यहाँ पर पलायन का कारण है केवल जंगली सुअर और बंदरों की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पर पलायन हो रहे हैं। और ये खेती जो आप देख रहे हैं, जो आप फलों के पेड़ या ये सब्जी के बीज दे रहे हैं, ये बीज देने की क्या ज़रूरत है? क्यों सरकार का आप लॉस कर रहे हैं? क्यों पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं? और जो ये आप बीज दे रहे हैं इनको कौन लगाएगा? अगर लगाएगा भी तो सरकार को कुछ मिलना नहीं है। वो जो आदमी लगा रहा उसको ही उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर हमने 10 रुपये का बीज लगाया तो हमें उसमें से 2 रुपया नहीं मिल पाता। तो ऐसे बीज लगाने से क्या फ़ायदा? ये तो मैं खुद कह रहा हूँ। पहले मैं भी अपनी पूरी खेतियाँ करता था, आज मेरे यहाँ पर कुछ नहीं है। मैंने सब बंजर पड़ा हुआ और मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरी बंजर पड़ी हुई है। इसका कारण केवल कि बंदर और सुअर हैं, जंगली सुअर हैं। और इसके लिए इसको सभी जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ से पलायन और खेती नहीं होने का। जब ये विधायक लोग या मंत्री लोग सड़क से निकलते हैं तो देखते हैं कि सब बंजर पड़े हुए हैं। क्या उनको नहीं दिखाई देता कि ये बंजर क्यों पड़े हैं? सोया कौन है? सोया कौन है? जनता या सरकार या फिर दोनों? इसमें सभी लोग सोए हैं, क्योंकि जनता को तो सरकार ने राशन मुहैया करा दिया। जनता का एक कारण सोने का ये भी है। तो ये अलार्म कब बजेगा? कब उठेंगे ये सब? ये तभी उठेंगे
जब इनको राशन वाशन बंद कर दिया जाएगा, जब तिल मिलाएंगे, जब भूख लगेगी तब ये जाएंगे, तब ये सरकार के आगे चिल्लाएंगे। अभी क्या हो गया, राशन मिलने लग गया, गरीबी रेखा के कार्ड बने हुए लोगों के, ज़्यादातर लोगों के, उनको राशन खूब 30-40 किलो मिल जाता है, तो उनको तो राशन मिल जा रहा है, उनको उगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके खेतों में न भी हो फसल, और जो मध्यम वर्गीय है उसको किसी को पेंशन मिल जाती है, किसी को कुछ मिल जाता है, अपने दुकान से खरीद लाता है, अपना ऐश कर रहा है। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है, न जनता को मतलब है, न जनप्रतिनिधियों को मतलब है, न सरकार को मतलब है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। और उत्तराखंड में ये देख रहा हूँ कि डे बाय डे गर्त की तरफ निकल जा रहा है। तो आपको क्या लगता है 2022 में जनता की क्या ख्वाहिश है? अब जनता की ख्वाहिश क्या है, जनता तो यही चाहेगी कोई सरकार आएगी, जैसा हर बार होता रहा है, सरकार आएगी। अब सरकार किसकी आती है ये ऊपर वाला ही जानता है। फिलहाल मैं इन राजनीतिज्ञों से इतना प्रताड़ित हूँ कि मेरा राजनीति से रुझान डे बाय डे हटते जा रहा है। एनजीओ कितना अच्छा काम करती है? हमने सुना है कि कौसानी क्षेत्र में कई सारे एनजीओ एक्टिव हैं। कौसानी के अलावा भी जो पहाड़ के कई सारे क्षेत्र हैं, यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में 1549 एनजीओ, जो कि एनजीओ दर्पण पोर्टल है भारत सरकार का, वो बताता है कि 1549 एनजीओ उत्तराखंड में इस समय एक्टिव हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक बड़ा नंबर है ये। तो इतनी सारी एनजीओ होने के बाद भी यहाँ का किसान क्यों त्रस्त है? क्यों एनजीओ जहाँ पर अच्छे बाड़े नहीं बांटती, इससे सुअर और बंदरों की समस्या का निदान हो, क्यों एनजीओ सोई हुई हैं? एनजीओ लोगों की मेरे हिसाब से जो उनके पदाधिकारी हैं उनकी सेटिंगें मंत्रालयों तक हैं। फील्ड में तो लगभग उन्हीं के यहाँ काम होता है जो उनसे कुछ जुड़े हुए हैं, उनके नज़दीकी हैं, या उनके जो कोई कार्यकर्ता है एनजीओ में उसका कोई रिश्तेदार है, तो काम उन्हीं के यहाँ होते हैं। जो गरीब, जो इंटरेस्टेड है किसी काम को करने के लिए, उस तक वो काम मतलब पैसा नहीं पहुँच पाता, और एनजीओ भरपूर अपनी ऐश कर रही है। मैं ये और जानना सरकार चाहता से मैं हूँ अनुरोध करूँगा कि एनजीओ की एक बार जाँच जरूर हो। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एनजीओ कोई काम करती है तो उसका कुछ ब्यौरा होता होगा, तो वो क्या ब्यौरा दिया जाता है ग्रामवासियों? क्योंकि एनजीओ पैसा अगर उन्हीं के लिए ला रही है, तो ये ग्रामवासियों का अधिकार है कि वो जाने कि एनजीओ इतना पैसा लाई और उन्होंने इन जगहों पर पैसा खर्च किया। न तो गांववासियों को मालूम है कि एनजीओ से हम जवाब तलब कर सकते हैं, बल्कि गांववासी तो एनजीओ वालों के आगे और हाथ जोड़ते हैं कि साहब हमको काम दे दो, साहब हमारे यहाँ पॉली हाउस बना दो। तो साहब ने अपनी कटसी पर, साहब का मतलब जो फील्ड वर्कर होते हैं वो साहब होते हैं एनजीओ में, तो उनकी अगर उनसे व्यवहार अच्छे हैं, उनसे लाइजन अच्छे हैं, उनसे दुआ सलाम अच्छी है, तो तुमको कह देगा लो भाई पॉली हाउस बना देता हूँ तुम्हारा, लो भाई तुमको मौन के बक्से दे देता हूँ, लो भाई तुम्हारे यहाँ मसाले की मशीन लगा देता हूँ। तो वो एक लिमिटेड कुछ लोगों तक ही सिमट के रह जाता, बाकी ज़रूरतमंद, या ऐसा नहीं होता कि लोगों को बुला के पूछा जाए भाई ये चीज़ कहाँ पर लगनी चाहिए, यहाँ पर लगना ये सूटेबल है कि नहीं है, इससे हमको कितना प्रॉफिट भविष्य में मिलेगा। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। जहाँ मर्जी भाई भतीजेवाद की तर्ज पर कार्य हो रहा है और पैसे का खूब दुरुपयोग हो रहा है। गांव की जनता पार्टियां देखकर वोट देती हैं या फिर काम को देखकर? यहाँ पर तो जो मैंने देखा है, कुछ तो अंधभक्त लोग हैं, वो तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो तो अंधभक्त किस पार्टी से हैं? जो कुछ कांग्रेस के अंधभक्त हैं वो कांग्रेस को देंगे, चाहे कांग्रेस कितना ही खराब काम करे। कुछ अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी कितना ही खराब काम करे तो वोट भारतीय जनता के पक्ष में ही डालेंगे। कई लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये राम मंदिर को लेकर आप कह सकते हैं कि धर्म की राजनीति करती है। मेरा तो ये कहना है कि हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदू हैं, और अगर उनने मंदिर, राम मंदिर की अगर राजनीति की, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी धर्म की राजनीति है। इसका तो मैं भी इसके फेवर में वाला आदमी हूँ मैं, कि हिंदू अगर हम हैं तो हिंदू के, अब जैसे आप अरब कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पर भी तो बहुत बड़ी मस्जिदें बनी हुई है। अगर हमने एक अपने आराध्य देव का, अगर जो डिस्प्यूटेड था इतने सालों से, और कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है कि नहीं ये हिंदुओं का मंदिर था, अगर वो पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी बना भी रही है तो कोई गलत काम नहीं कर रही। वो हमारे लिए एक आस्था का एक प्रतीक भी है हमारी, और मुझे बड़ी खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इससे कोई वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है कि राम मंदिर अगर नहीं बनता तो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ते ही। राम मंदिर बना है तो ऐसा भी नहीं है कि उसमें अब उसके वोट बैंक बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये तो एक, ये राजनीति से हट के मैं मानता हूँ कि एक राम मंदिर का बनना राजनीति से हट के था ही। हरीश रावत वर्सेस त्रिवेंद्र रावत, तो क्या लगता है किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है?
देखिए, उनकी त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आप में उनकी एक ईमानदार छवि है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके शासनकाल में कोई ऐसा भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। और बाकी हरीश रावत जी भी अपनी जगह पर थे, क्या वो एक फ्लोर से उठे हुए नेता थे। उन्होंने शीशोण, बिच्छू घास और भांग, जो छोटी छोटी जिससे एक आदमी को थोड़ा सा स्वरोजगार जैसा मिल पाता, उन्होंने इस पर थोड़ा सा फोकस किया था। जगरिया डंगरिया हमारी ये उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा एक संदेश दिया था, और उसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया उन्होंने। और बाकी लगभग मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा कि हरीश रावत भी अपनी जगह पर उन्होंने ये जो काम किए उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, ये भी सराहनीय कार्य थे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो उनके बेदाग आदमी हैं, बड़े ईमानदार हैं, स्ट्रिक्ट हैं, और इसकी वो भी एक बहुत अच्छी बात है, दोनों का ही अच्छा है। ग्राम सभा की बात करूँगा कि कौसानी ग्राम सभा में कैसी हालत है खड़ंजों की, कैसी हालत है सीसी मार्गों की, और यहाँ पर जो अन्य कार्य हुए हैं क्या वो अच्छे कार्य थे या फिर पैसे को बस कहीं ठिकाने लगाना था तो ठिकाने लगा दिया गया? मेरे हिसाब से जो मैंने देखा यहाँ पर कौसानी ग्राम सभा की हालत तो बड़ी दयनीय हालत है। ये टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल टूरिज्म मैप में इसका अपने आप में इसका नाम अंकित है। ये अंबेडकर गांव है, ये गांधी ग्राम है, ये राजस्व ग्राम है, ये राष्ट्रकवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली है, ये गांधी जी की कर्मस्थली रही है। इसमें तो वैसे बहुत वो है, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से इसका, जिस हिसाब से इसका नाम था, उस हिसाब से इसका विकास नहीं हो पाया। मैं आज भी कहता हूँ, और ख़ास तौर पर कौसानी ग्राम सभा का आप आज भ्रमण करेंगे, आप देखिए सीसी मार्गों की तो ये हालत है कि उन्हीं के यहाँ सीसी मार्ग बने हैं जिनकी ग्राम प्रधानों से सेटिंगें हैं, या जिन्होंने उनको वोट देकर जिताया है, या जो उनके रिश्तेदारी में आते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे यहाँ पिछली बार बरसात में यहाँ से आ रहा था और मैं इस कीचड़ भरे रास्ते में गिर गया और मेरे स्पाइनल में चोट लग गई। फिर मैंने अपना MRI कराया, मैं कम से कम 10,000 रुपये में बैठा, और अभी भी मेरी पीठ का दर्द नहीं गया है। अगर ये सीसी मार्ग होता, और मैंने उस टाइम पर एक वीडियो जारी किया था और मैंने उसको व्हाट्सअप सोशल मीडिया पर डाला था कि जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही रहा था, और मैंने इस सीसी मार्ग को बनवाने के लिए एक छोटे ग्राम प्रधान से लेकर माननीय विधायक जी तक गुहार की, लेकिन मेरा सीसी मार्ग आज तक नहीं बना। आप ये समझ सकते हैं कि मेरे आए दिन जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य और विधायक जी, इन लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ बन जाएगा तुम्हारा, हम वहाँ से रास्ता बना दें। तो आज तक ये मैं अभी भी इस कंप्यूटराइज ज़माने में, जबकि विज्ञान इतना डेवलप हो गया है, मैं अभी भी कीचड़ भरे रास्तों में चलता हूँ, और जबकि मेरी अप्रोच अच्छे अच्छे नेताओं से है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या विकास हो रहा है। अप्रोच का क्या अर्थ है कि अगर किसी की नेता से अच्छी अप्रोच है, हाँ, उसके काम तो उसके ही काम हो सकते हैं? मेरा यही मानना है कि जिसकी अप्रोच है उसी के काम यहाँ ज़्यादा वो होते हैं। अब अप्रोच का मतलब है कि मेरी जान पहचान है किसी अच्छे नेता से, मैंने कहा कि नेताजी मेरा काम है, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा यार इनका काम करा देना, ये हमारे आदमी है। तो कॉमन मैन हमेशा पिसता ही रहेगा? अभी तो फिलहाल ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर है आवाज़ उठाने की ज़रूरत, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है गाँव में। गांव वालों को एक तो अपने अधिकारों के प्रति गांव वाले जागरूक नहीं हैं, उनको अपने अधिकार ही प्राप्त नहीं है। उनको यही पता नहीं कि हमारी ग्राम सभा में क्या हो रहा, हमारी ग्राम सभा में कहाँ से पैसा आता है और प्रधान के क्या कार्य होते हैं, उनको कुछ नहीं पता। मैं आपको बताऊं कि यहाँ की पोजीशन, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि इन 50 सालों में मुझे ग्राम सभा से आज तक कोई सुविधाएँ नहीं मिली है। अब आप बताइए कि जबकि कौसानी सबसे बड़ी ग्राम सभा है बागेश्वर की, और सबसे अच्छी फंडिंग यहाँ ऊपर होती है, और कौसानी में आप अभी जाओगे, आप रास्तों की स्थिति देख लेना। इस बार ज़रूर एक सोलर लाइट मेरे यहाँ लगी है, वो भी केंद्र सरकार की एक योजना के तहत। उसमें भी मेरे संबंध थे BDC मेंबर से अच्छे, तो मैंने लगवा लिया, नहीं होते तो नहीं लग पाता। यहाँ तो ये है। पानी की क्या समस्या है यहाँ पर? पानी आता है साल भर या फिर नहीं आता है, या फिर कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि बरसाती नदियों पे लोग डिपेंडेंट रहते हैं, तो गर्मियों में यहाँ पर पानी का क्या हाल है? पानी की समस्या बहुत ही बद से बदतर है यहाँ पर। यहाँ पर पहले पूर्व में क्या हुआ था कि पानी यहाँ पर कुछ नौले हुआ करते थे, नौलों से आदमी पानी लाता था, कुछ धारे थे जो प्राकृतिक स्रोत थे। उसके बाद 2000 के आसपास पानी की यहाँ सप्लाई हुई। मोतीलाल बोरा उस टाइम पर गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। एक लिफ्टिंग योजना उन्होंने यहाँ से, कुछ नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि
पानी की हमने बात करी, तो पानी के स्रोत पहाड़ में हम हैं कहते हैं, नौले हैं या धारे हैं, लेकिन देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रामीण ये जहमत नहीं उठाता कि वे अपने नौलों की सुरक्षा कर सके, क्योंकि नौले इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा संख्या में और लोगों को बहुत ज़्यादा धन उस पर लगाना पड़े, लेकिन वो खुद ही उनकी एक विरासत है, उन्हीं की धरोहर है। तो क्यों यहाँ का व्यक्ति अपनी ही धरोहर को बचाने में झिझकता है? झिझकता नहीं है, यहाँ के अधिकारी भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पानी की बद से बदतर स्थिति है, ये मैंने आपको बता दिया। पहले पेयजल, ग्रामीणों के लिए पेयजल योजना यहाँ आई थी 2000 में, पाइप लगे थे, पानी आता था। उसके बाद तत्कालीन प्रधान ने वो जो ग्रामीण पेयजल योजना थी वो होटल वालों को सौंप दी कि भाई हम इसका रखरखाव करने में असमर्थ हैं। तो होटल में जब वो पानी की वो गई तो हम लोग पानी से वंचित रह गए, क्योंकि होटल वालों के पास बहुत अच्छे सोर्सेज है, मोटर भी लगा लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, तो पानी की समस्या तो वो रही। और उसके बाद जो प्राकृतिक स्रोतों की बात है उसको बचाने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें न तो जनप्रतिनिधि कुछ सुनते हैं और न अधिकारी सुनते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ से करीब 500 मीटर पर मेरा प्राकृतिक जल स्रोत है और वहाँ से मैं पानी की वजह से इतना जूझता हूँ। मैंने कई बार ग्राम सभा की मीटिंगों में, इवन यहाँ तक ग्राम विकास अधिकारी से तक बोल दिया कि भाई ये पानी बेकार जा रहा है, हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, हम लोग बाइकों से पानी ढो रहे हैं, इस पानी को यहाँ पर एक टैंक बनाकर ऊपर लिफ्ट कर दो। उसमें दिक्कत यह है, उस पानी को हम लोग खुद ही ले आते, हमारे घर से नीचे वो पानी का स्रोत है, चढ़ाई पड़ जाती है। तो मैंने ये कहा कि इस पानी का इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं और इससे हमको पानी की उससे हमें निजात मिल सकती है और उससे हम थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ काम भी कर सकते हैं कि इस पानी में यहाँ पर टैंक बना के इसको लिफ्ट कर दो कहीं ऊपर और वहाँ टैंक बना के हम लोगों को पानी दे दो। तो उसके लिए कोई तैयार नहीं है। हमने कई बार, इवन यहाँ तक मैंने वीडियो से तक कहा। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, कुछ सोर्सफुल आदमी थे, उन्होंने यहाँ से पानी कम से कम 10 जगहों को, हमारे यहाँ के प्राकृतिक स्रोत से 10 लोग पानी ले गए हैं और हम पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं। ये यहाँ की पोजीशन है। इसमें आप समझ लीजिए, इसमें जनता का कसूर है, जनप्रतिनिधि का कसूर है या अधिकारियों का कसूर है। जबकि मैं जनप्रतिनिधियों से बोल चुका हूँ, रोज़ चिल्लाता हूँ, हर मीटिंग में जाता हूँ, ग्राम विकास अधिकारी से बोल दिया है, BDO साहब से बोल दिया। अब क्या करें? अब मेरे पास तो एक ही उपाय नज़र आता है कि मैं अपना आत्मदाह करने की इनको धमकी दूं, तब ये यहाँ पर सोचेंगे। अब वो मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ कि पानी की समस्या का निजात तभी मिलेगी मेरे को। अब मैं ये बहुत जल्दी एक वो करने वाला हूँ कि एक रिटर्न में देने वाला हूँ मैं जिलाधिकारी साहब को कि अगर मेरी पानी की समस्या सॉल्व नहीं हुई तो मैं अपना आत्मदाह करूँगा, तब शायद कोई सुने। तब भी हो सकता है कोई नहीं सुने, कौन पूछता है किसको, कि हम लोगों को तो कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। तो आपने बोला कि आप लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, तो ये क्या सोच है, किसकी सोच है? ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही लोग होते हैं, जनता ही होती है जो नारे लगाने लग जाती है, राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ जाती है जब चुनाव आते हैं। जबकि चुनाव का अर्थ होता है कि आप अपनी लोकतंत्र की जो ताकत है वो किसी के हाथों में सौंप रहे हैं, क्योंकि वोट को एक ताकत कहा जाता है। तो वोट को व्यक्ति उस समय सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो क्या कारण है जो उम्मीदवार होता है उसको लोग वोट देने पर मजबूर हो जाते हैं जबकि वो काबिल नहीं होता? मेरा तो साहब जो मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सब हर एक पार्टी के नेता ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो मैंने इन विगत 25 सालों में जो अध्ययन किया, वोट कहीं पर भी दो, काम तुम्हारे, तुम वोट नहीं भी दोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे भी हैं एग्जाम्पल मेरे पास कि आपने वोट नहीं दिया, आप दूसरी पार्टी को, तो दूसरी पार्टी वाला आपका काम करा दे रहा। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वो पार्टी मेरा काम नहीं कराती है। तो ये वोट का कोई वो नहीं है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे वो आप पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जिसको अपना काम कराना रहता है वो काम करा ही लेता है। ऐसा मैं देख रहा हूँ 25 सालों से। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। तो पहाड़ की एक बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। जो आसपास अस्पताल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं। तो यहाँ पर चिकित्सा की क्या सुविधाएं, अगर किसी को कोई गंभीर समस्या हो गई तो उसको कितनी दूर जाना पड़ता है? यहाँ से पहला सेंटर तो बागेश्वर है। लगभग बागेश्वर जो है वो रेफरल सेंटर उसको कह सकते हैं कि आपको कोई भी मर्ज है, आपको बागेश्वर गए, आप मानो अगर कोई इमरजेंसी रात में किसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, मान लो इमरजेंसी, वही होता है कि आदमी जिसमें क्विक डेथ हो जाती है, किसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसने 108 को एम्बुलेंस बुलवाई, वो बेचारी एम्बुलेंस आएगी पहले आधे घंटे में, अगर समय पर आ गई तो गनीमत है, अस्पताल तक ले जाएगी आपको, अस्पताल से आपको रेफ़र कर दिया जाएगा अल्मोड़े जाओ, अल्मोड़े से रेफ़र कर दिया हल्द्वानी जाओ। ये सिस्टम मैं देख रहा हूँ।
फिलहाल ऐसे प्रभु की कृपा से मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं देखता हूँ अड़ोस पड़ोस में कि इस तरीके से होता है। रेफरल सेंटर हैं फिलहाल, और अगर आपको इलाज कराना है तो पहला सेंटर हल्द्वानी है। अगर किसी की इस दौरान मृत्यु हो जाती है बीच में, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए अब सरकार जिम्मेदार है अगर मृत्यु उसकी हो जाती है तो। क्यों लोग डॉक्टरों के दरवाजे पर तोड़फोड़ करते हैं, अस्पतालों में तोड़फोड़ करते हैं, क्यों नहीं वो सचिवालय में जाके तोड़फोड़ करने लग जाते हैं? अज्ञानता है लोगों की, ये उनको अच्छे तरीके से वो नहीं है, इसको हम अज्ञानता ही कहेंगे। बहुत देखे जाते हैं, जगह जगह पर डिग्री कॉलेज हैं, और माना जाता है कि जो छात्र राजनीति में सक्रिय होता है वही आगे जाके एक बड़ा नेता बनता है। तो क्या इन छात्र नेताओं का कोई रोल है समाज को जागरूक करने में? आपने कई चीज़ों की जागरूकता की बात करी, तो अगर लड़ाई झगड़ा प्रचार करने के बजाय केवल छात्र विद्यालय तक ना सीमित रह के अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों में भी जागरूकता लेके आएँ, तो क्या ये अच्छा नहीं हो सकता? अब यहाँ पर ऐसा तो मैंने देखा नहीं कि जो छात्र नेता हो वो कभी विधायक बन गया हो या उसने कोई चुनाव लड़ लिया हो। बस छात्र वो उनकी राजनीति अपने डिग्री कॉलेज तक ही सीमित रहती है। डिग्री कॉलेज से एजुकेशन उनकी पूरी भी, फिर वो भी नौकरी की तलाश में जाते हुए मैंने देखे हैं। फिलहाल यहाँ बागेश्वर और अल्मोड़े तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि जो छात्र नेता अध्यक्ष रहा हो और वो कभी विधायक का टिकट उसने ले लिया हो, ऐसा मुझे तो नहीं आता मेरे संज्ञान में। तो यहाँ पर विधायक कौन बनता है, धन के बल से या प्रेम बल से? यहाँ पर प्रेम बल से ही देखा है मैंने कि प्रेम बल पर ही, क्योंकि न तो विधायकों के पास ही इतना पैसा है कि वो पूरी जनता को बांटे। तो जब काम नहीं है तो फिर प्रेम कहाँ से जाग जाता है? अब इसमें है आदमी की एक मजबूरी ये हो जाती है, भाई हमें वोट देने तो जाना ही है। अब जैसे मैं हूँ, मैं फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियों से फेड अप हूँ, लेकिन अगर मुझसे कहा जाएगा वोट देने के लिए तो मैं मजबूरन मोदी जी के ऊपर ही अपना वोट मारूंगा। नोटा भी तो एक बटन होता है ना, अगर किसी ने काम नहीं किया है तो उसके लिए नोटा सुप्रीम कोर्ट नोटा ले आया है। नोटा जो है वो अगले 2022 के बाद वाले में इस्तेमाल करूंगा। अभी फिलहाल 2022 में तो मेरा विचार नहीं है ऐसा। 2022 के बाद फिर नोटा इस्तेमाल करूंगा। मोदी तो केंद्र में है, राज्य में तो कोई और है ना, तो मोदी जी के कार्यों से यहाँ की तुलना क्यों? मोदी जी के ही ये पार्टियां जो हैं मोदी जी की हैं, इसके संरक्षक मोदी जी हैं, तो मैं मोदी जी की पॉलिसियों से इतना अट्रैक्टिव हूँ, इतना आकर्षित हूँ। और कौन सी कोई ऐसी 3 पॉलिसी में जानना चाहूँगा जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया? मोदी जी ने वो काम किए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इन 70 सालों में लोग कौन से ऐसे 3 काम? एक तो उन्होंने 370 धारा जो है, धारा 370 35 एक उन्होंने कश्मीर से हटाई। इसको किसी को करने की हिम्मत नहीं थी। मोदी जी ने एक ऐसा काम ये किया है कि जिससे जो मतलब कोई नहीं कर सकता था। और दूसरा वो राम मंदिर वाला उन्होंने काम किया, और तीसरा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी जी जो अनगिनत काम किए जो कोई नहीं कर पाया। सर्जिकल स्ट्राइक तो सेना ने करी थी ना? सेना ने की थी, लेकिन उसमें गाइडेंस तो मोदी जी की थी। बिना मोदी जी को क्या वॉर लड़ना आता है क्या? मोदी जी को वार लड़ना नहीं आता है। वार लड़ना तो राष्ट्रपति को भी नहीं आता, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन ने वो काम किया। वार तो एक जनरल भी नहीं लड़ता है। तो इसका क्रेडिट सेना को क्यों नहीं? नहीं, सेना को उसका क्रेडिट है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, गोपनीय चीज़ है कि हम इसको सेना उस टाइम पर जिनने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, गोपनीयता के कारण उस बटालियन का नाम भी नहीं बताया था, उन सैनिकों के नाम भी डिस्क्लोज नहीं किए थे, एक उसके वजह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सेना का नाम उजागर नहीं किया गया। 2022 में आप भाजपा के साथ हैं? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। प्रतिपक्ष संवाद से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।